नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं सचिन शो। एक पुरानी कहावत है कि आपदा में अवसर ढूंढना, यानी कि मुसीबतों में मौका ढूंढना। अब ये कैसी मुसीबत या आफत कि जब लोग उस मुसीबत या उस आपदा की तरफ सोच रहे होते हैं तो कुछ लोगों का दिमाग या फितूर कुछ और ही सोच रहा होता है। दरअसल 8 फरवरी को उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले पर एक पुलिस प्रशासन की टीम कुछ अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने के लिए एक इलाके पर पहुंचती है, जहां पर वहां के इलाके के लोग भड़क उठते हैं और दंगा देखते ही देखते पूरे हल्द्वानी जिले पर फैल जाता है। ये सारी न्यूज तो आपने अखबारों और टीवी न्यूज में जरूर सुनी होगी। पिछले एक हफ्ते से पूरे देश में वायरल हो रही है। आज की हमारी कहानी भी इसी दंगे के बीच के दौरान की कहानी है। तो हल्द्वानी जो दंगे की आग में झुलस रहा है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और करीब करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। सड़कों पर पड़ी लाश, घायल लोग और मुसीबत या स्थिति इस तरह की बेकाबू कि वहां पर पुलिस प्रशासन की टीम को कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था। 8 फरवरी को यह दंगा भड़का था। बात आती है 9 फरवरी को। अचानक पुलिस के पास एक फोन आता है कि इंदिरा नगर के पास रेलवे फाटक में एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो तफ्तीश करती है। लाश पूरी तरह से खून से तरबतर थी और वो लाश एक नौजवान की थी। पुलिस तफ्तीश करती है, जब उसकी तलाशी लेती है तो उस नौजवान युवक की लाश से 2 चीजें मिलती हैं। तो एक उसका आधार कार्ड और दूसरा उसका मोबाइल। उस आधार कार्ड में जो पता लिखा था और उसका जो नाम था प्रकाश कुमार सिंह था और वो बिहार के एक आरा जिले का रहने वाला था। पहली नजर में देखकर तो यही लग रहा था पुलिस को कि ये भी दंगाइयों का शिकार हो गया है। पुलिस उस लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज देती है और साथ ही साथ वहां पर कुछ कारतूस भी बरामद करती है। जब वो कारतूस को चेक करती है तो पता चलता है कि ये पुलिस की गोलियां नहीं बल्कि देसी कट्टे से चलाई हुई गोलियां हैं। लेकिन अब पुलिस सोचती है कि 2 दंगाइयों के बीच में मुठभेड़ हुई होगी तो शायद ये गोली चलाई गई होंगी जिसकी वजह से ये मारा गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के पास रिपोर्ट पहुंचती है पोस्टमार्टम की, तो उसमें 2 चीजें जो सामने आई पुलिस को भी चौंका देती हैं। पहली तो इस शख्स को जो गोली मारी गई थी वो 3 गोली मारी गई थी। आमतौर से ये होता है कि मुठभेड़ या दंगाई झगड़ों पर 3 गोली एक साथ आमतौर पर रेयर लगती हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल पैदा कर रहा था पुलिस के मन पर वो ये था कि इसको बहुत करीब से ये तीनों की तीनों गोलियां मारी गई हैं। अब पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक शख्स जो दंगे पर यदि मारा गया है तो उसको कैसे पॉसिबल है कि एक के बाद एक 3 गोली एक ही निशाने पर और इतने करीब से मारी जाए। क्योंकि दंगाइयों के बीच में एक दंगाई भाग रहा होता है, दूसरा मार रहा होता है, तो एक गैप होता है। तब पुलिस समझ जाती है कि ये मामला दंगा का नहीं बल्कि ये मामला कुछ और ही है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही इशारा कर रही थी। अब पुलिस ने पहली बार इस केस को एक दंगे से हटकर मर्डर या कत्ल की तरह सोचकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो जो उस प्रकाश कुमार सिंह के पास से मोबाइल बरामद हुआ था उसकी कॉल डिटेल खंगालती है। लास्ट कॉल जब निकालती है पुलिस तो उसी हल्द्वानी जिले में लोकल किया गया था। और इसके पहले कुछ टाइम पहले तक जब 8 फरवरी को ये दंगा फैला था उसके कुछ देर पहले तक ये उत्तराखंड के ही एक जिले सिराजगंज में था। लेकिन जब ये दंगा भड़का 10-11 बजे करीब तब ये हल्द्वानी पहुंच चुका था। तो मतलब इसको कहीं ना कहीं पता था कि हल्द्वानी में दंगा भड़क चुका है, लेकिन ये फिर भी वहां पर पहुंचा था। अब पुलिस उस लास्ट की कॉल डिटेल को पूरी तरह से खंगालती है तो पता चलता है कि ये हल्द्वानी जिले के रहने वाली एक महिला का नंबर है जिससे आखिरी बार इसकी बात की गई थी। उस महिला का नाम था प्रियंका और इससे लगातार इसकी बातें होती रहती थी। ऐसी हजारों इसके साथ कॉल डिटेल के साथ संपर्क में थी। अब पुलिस की टीम उसी प्रियंका नाम की महिला के पास उसी हल्द्वानी जिले पर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो पहली बात और चौंकाती है पुलिस को, वो ये थी कि ये जो महिला थी ये उत्तराखंड के पुलिस कांस्टेबल की एक पत्नी थी
जिसका नाम था प्रियंका। जब प्रियंका उससे ये सारी चीजें पूछती है, क्योंकि अभी तक पुलिस को ये नहीं पता कि प्रियंका ही उसकी दोस्त है या उसकी कातिल है, अब तो वो एक उसकी लास्ट कॉल डिटेल देखकर उसके पास पहुंची थी। तब प्रियंका बताती है कि मेरे पति भी उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल में कार्यरत हैं। जब उस पुलिस कांस्टेबल को बुलाया जाता है तो उसका नाम था वीरेंद्र कुमार। पुलिस उससे भी पूछताछ करती है, कुछ थोड़ी बहुत पूछताछ प्रियंका से करने के बाद वो वीरेंद्र कुमार को अपने डिपार्टमेंट ले जाती है और उससे पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस को ये था कि ये हमारे डिपार्टमेंट का ही आदमी है और इसको ये सारी बातें शायद पता ना हो कि तुम्हारी पत्नी किसी और शख्स के साथ इतनी लंबी बातचीत कर रही है और लगातार बातचीत कर रही है और व्हाट्सएप में इतने सारे मैसेजेस, तो इसके साथ कुछ ना कुछ उसके संबंध हैं। कि तभी ये सब पूछ रही थी, तब वीरेंद्र कुमार कुछ बातों को घुमाते जा रहा था, लेकिन अब पुलिस समझ चुकी थी कि बात तो कुछ गड़बड़ है। पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है वीरेंद्र कुमार से, तो वीरेंद्र कुमार टूट पड़ता है और रोते हुए पूरी कहानी बयां कर देता है। तो कहानी कुछ यूं थी कि वीरेंद्र कुमार, जिसकी पत्नी प्रियंका, वो अपने मायके जाया करती थी और वहां पर ही इसकी मुलाकात प्रकाश सिंह से हुई थी, क्योंकि प्रकाश सिंह प्रियंका के भाई सूरज का दोस्त था, जो ग्रेजुएट हाल ही में हुआ था और वो अपने उत्तराखंड आया था काम के सिलसिले पर। तो उसका आना जाना सूरज के घर पर भी लगा रहता था। इसी तरह जब प्रियंका उसके घर जाती, अपने मायके जाती, तो उसकी भी पहली बार मुलाकात यहीं पर होती है और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। अब प्रियंका भी इसी तरह से अकेली मिलना जुलना प्रकाश के साथ यूं ही होने लगा था। उसके बाद ये लोग साल डेढ़ साल इसी तरह से बिताने लगे थे और इस बात की अभी तक ना तो प्रियंका के भाई सूरज को जानकारी थी और ना ही प्रियंका के पति वीरेंद्र को इस बात की जानकारी थी। और अब ये दोनों इतने पास आ चुके थे कि इन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं रह गया था। लेकिन इसी बीच प्रकाश सिंह प्रियंका की आपत्तिजनक हालत पर कुछ फोटो और वीडियोस ले लेता है। उसके बाद जब भी प्रियंका से वो मिला करता था तो वो कुछ तस्वीरें या फोटो और वीडियो दिखाया करता था, तो प्रियंका अक्सर कहा करती थी कि ये सारी वीडियो फोटोज डिलीट कर दो। लेकिन प्रकाश सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था। प्रकाश सिंह को लगा कि ये एक सिपाही की पत्नी है, पुलिस की पत्नी है, इसके पास पैसा होगा, तो अब उसने प्रियंका को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। उससे इसी तरह पैसे ऐंठता रहा। प्रियंका भी वक्त वक्त पर उसको पैसे देती रही और ये करीब करीब 6 महीने तक ऐसा ही रहा। लेकिन जब प्रकाश की मांगे और बढ़ गईं तो प्रियंका से सहा नहीं गया। फिर अचानक उसने एक रोज अपने पति वीरेंद्र कुमार को अपनी सारी कहानी बता दी, माफी मांगते हुए। जब वीरेंद्र को ये सारी बातें पता चली तो अपने साले सूरज को भी उसने ये सारी बातें बताई। तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि प्रकाश को बुलाकर किसी तरह मना जुलाकर उससे ये सारी फोटो और वीडियो हटवा देंगे। लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। प्रकाश सिंह अपनी बात पर अडिग था और ना वो वीडियो और फोटोज हटाने के लिए तैयार था। तभी अक्सर वीरेंद्र और उसका साला सूरज इसी बात को चिंतित रहा करते थे कि किसी भी तरह से सूरज से बातचीत करके प्रियंका की सारी आपत्तिजनक फोटो वीडियो हटवा दी जाए। लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैंने जैसा बताया आपको, वीरेंद्र कुमार खुद एक सिपाही था, पुलिस में कार्यरत था, तो उसको पता चलता है कि हल्द्वानी जिले में एक दंगा भड़क उठा है। तभी वो उसी मौके की सूरत को देखकर पत्नी प्रियंका को बोलता है कि प्रकाश सिंह को फोन करके उसे बुलाओ हल्द्वानी पर कि पैसे देने हैं, तुम आ जाओ। इसी तरह प्रियंका प्रकाश को कॉल करती है और वो सिराजगंज से सीधा हल्द्वानी जिले में आ जाता है 8 फरवरी को। तब ये तीनों मिलकर उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं और रेलवे फाटक के पास उसे ले जाकर एक के बाद एक 3 गोली मार देते हैं और वो मर जाता है। इस तरह अब क्योंकि वीरेंद्र कुमार ये जानता था कि हल्द्वानी जिले में ये दंगा भड़क चुका है तो शक नहीं करेगी पुलिस, और उसके मोबाइल से वो सारी फोटो और वीडियो डिलीट करते हैं
और इसी तरह उसके पास आधार कार्ड और उसका मोबाइल रखकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि यदि शक होगा भी तो ये एक दंगाई के बीच की मुठभेड़ का शक होगा, हम लोग तक तो कोई बात ही नहीं पहुंचेगी। लेकिन वो ये भूल गया था कि एक तो उसने देसी कट्टा से उसकी मृत्यु की थी और दूसरे इतने पास से उसने मृत्यु की थी कि सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। इसके बाद फिर पुलिस की टीम उसके साले सूरज को गिरफ्तार करती है, रिमांड पर लेती है वीरेंद्र कुमार को भी, और उसके साथी भी थे कुछ 2 लोग, उनको भी रिमांड पर लेती है। इस तरह 4 लोग इस दंगे के बीच, इस कत्ल की कहानी में गिरफ्तार होते हैं और इस दंगे के बीच एक नई कहानी का खुलासा होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक अजीबोगरीब बात यह है कि जिसकी वजह से ये सारा चीज, ये सारी मामला बढ़ा, जिसकी वजह से हुआ, प्रियंका, वो अभी तक गायब है और पुलिस की गिरफ्त पर नहीं आई है। पुलिस उसे ढूंढ रही है, पुलिस की काफी सारी टीम है उसके पीछे लगी हुई है और वो कहीं छिपी हुई है। लेकिन खैर देर सवेर वो भी पकड़ पर आ जाएगी। लेकिन फिर वही कहते हैं, एक बुरे काम की वजह से 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। प्रियंका, प्रकाश की तो हुई, उसका पति जो पुलिस में अच्छे पोस्ट पर था और उसके साले की भी। तो इस तरह से 4 जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं और वो इसकी खुद जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदार है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त पर नहीं है। तो ये थी आज की हमारी कहानी, जिसमें कहते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढ लेना या मुसीबतों में मौका ढूंढ लेना, आज की कहानी को ये बिल्कुल सच करता है। आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी और मेरा उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को आहत करना और ठेस पहुंचाना नहीं रहा है। आप लोगों को बस सतर्क और सावधान करना रहा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी राय करके कमेंट जरूर दीजिएगा कि इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे इसी तरह सच्ची घटना को लेकर नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।